तो फाइनली 12th बोर्ड का एग्जाम शुरू हो चुका है और देखते ही देखते वो दिन दूर नहीं जब आपको इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम देना होगा। तो बच्चों, इससे पहले कि और देर हो जाए, चलिए आज मैं आपको पढ़ाता हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, और जो कि गवर्नमेंट बजट चैप्टर का ही एक एक्सटेंशन है। पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो उसमें हम लोगों ने बारीकी में डिस्कस किया, एकदम डिटेल में बात की, एकदम पोस्टमार्टम करके रख दिए उस चैप्टर का कि सर क्या होता है गवर्नमेंट बजट, किस तरीके से गवर्नमेंट बजट के अंदर रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को एक जगह दिया जाता है। रिसिप्ट सर अगेन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, और एक्सपेंडिचर के अंदर फिर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स? ये सारी चीजें जो है बेटा हमने प्रीवियस क्लास में पहले के वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और जिन लोगों ने ये चैप्टर मिस किया है काइंडली वो जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आज का टॉपिक क्या है सर? उसी गवर्नमेंट बजट के चैप्टर के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए आपके रेवेन्यू रिसिप्ट से तो क्या निकल के आता है? रेवेन्यू डेफिसिट। तो सर उसी हिसाब से फिस्कल डेफिसिट क्या है एंड प्राइमरी डेफिसिट क्या है, न्यूमेरिकल्स, हर एक चीज को आज हम बारीकी से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि डेफिसिट क्या है बेटा। डेफिसिट का मतलब हो गया कि जब आप अपने औकात से बाहर जाके खर्चा करो तो वहां से जो चीज निकल के आता है उसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट, जिसको कहते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। बात को समझिए कि आपकी जो अर्निंग है, आपका जो अर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ अठन्नी है, लेकिन आप खर्चा करना चाहते हो 1 रुपए का, तो सर वो जो डेफिसिट निकल के आएगा, वो जो डिफरेंस निकल के आएगा, वो जो आप अपने औकात से बाहर जाकर अपने लिमिट को पुश करते हुए जो खर्चा करते हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेफिसिट कहते हैं। तो सर गवर्नमेंट बजट के चैप्टर के अंदर चलिए शुरू करते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब है। अगर आप ध्यान देके सुने हो तो पिछले ही क्लास में हम लोगों ने बात किए हैं, पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। अब सर रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हो गया बेटा कि जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए, मतलब रोज रोज के खर्चे जब मेरे रोज रोज के इनकम को पार कर जाए, रोज रोज गवर्नमेंट जो भी कुछ अर्न करता है अगर उसके रेगुलर इनकम से उसके रेगुलर खर्चे बढ़कर हो जाएं, ज्यादा हो जाएं, एक्सेस हो जाएं, एक्सीड कर जाएं, तो वहां से जो घाटा निकल के आएगा उसको हम लोग फिर क्या कहेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। क्या लिखा है एक बार देखिएगा, जब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेगुलर एक्सपेंडिचर, हम लोगों ने पढ़ रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच नीदर क्रिएट असेट नॉर रिड्यूस माई लाइबिलिटी। इस चीज को टैटू कर लीजिए, इस चीज को अपने जहन में डाल लीजिए कि सर अगर रेवेन्यू वर्ड लिखा है तो रामसन ने एक ट्रिक बताया है कि आपको याद रखना है नीदर नॉर, जो रेवेन्यू होता है ना ही वो आपके एसेट और ना ही वो आपके लाइबिलिटी, इन दोनों में से किसी के ऊपर भी कोई असर नहीं डालता है। तो जब गवर्नमेंट का रोज रोज का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एग्जांपल सब्सिडी देना हो गया, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी मतलब कंपेंसेशन पे करना हो गया, वेजेस पे करना हो गया, सही है, तो जितने भी रोज रोज के खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट का ज्यादा हो जाए, इफ the revenue expenditure exceeds revenue receipts, then it will lead to revenue deficit, it will create revenue deficit। क्या है सर? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस, जब गवर्नमेंट का खर्चा उसके इनकम से बढ़कर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। इट कवर्स डे टू डे कॉस्ट। सर ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप बता रहे हो ये आपके रोज रोज के खर्चे को फुएल करता है। इट इंडिकेट्स, क्या चीज को ये इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स फाइनेंशियल स्ट्रेस। मतलब बेटा आप, ऐसा भी नहीं है कि सर आपने कोई एसेट बना डाला, ऐसा भी नहीं है कि आपने नए नए रेलवे स्टेशन बना डाले, एयरपोर्ट, जी नहीं, ये तो रोज रोज के इनकम के और खर्चे के बारे में बात हो रहा है कि सर अब अगर बेसिक सा खाने पीने के लिए भी अगर आपके पास पैसा नहीं बच रहा है, मतलब रोज रोज के खर्चे मिटाने के लिए भी अगर आपके पास पैसा कम पड़ रहा है, तो उस चीज को फिर हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ये इस चीज को दर्शाता है, इस चीज को वो इंडिकेट करता है, ये बताता है कि गवर्नमेंट के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्रेस आने वाला है, गवर्नमेंट जो है वो आर्थिक दबाव के नीचे जाने वाला है। ध्यान देके सुनिएगा इंप्लीकेशंस क्या है सर, मतलब अगर रेवेन्यू डेफिसिट आया तो उससे क्या क्या हो सकता है। देखिए इंक्रीज बोरोइंग, सिंपल सा फंडा है, अगर मेरा रोज रोज का इनकम इतना सफिशिएंट नहीं है कि मेरे रोज रोज के खर्चे को वो झेल पाए, तो सर बनी सी बात है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा?
दूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, अब मुझे किसी से लोन लेना पड़ेगा, किसी से बोरो करना पड़ेगा। बात को समझे? तो सर अगर आपके रोज रोज के खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो ये आपको बोरो करने के लिए मजबूर कर देगा। ये गवर्नमेंट को फोर्स करेगा कि गवर्नमेंट अब पैसा उधार ले ले। डेब्ट ट्रैप में आप फंस सकते हो गुरु। बेहतरीन टॉपिक बंधु। सर डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या है, ध्यान देके सुनिएगा। अब क्योंकि मेरा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो गया और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, तो मैंने क्या किया कि सर मैंने जो है लोन ले लिया। अब ध्यान देके सुनिएगा, जैसे ही मैं लोन लेता हूं तो उसी लोन के ऊपर आगे अगले साल मुझे फिर से क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी तो पे करना है। अब सर देखिए ये सारा मामला कहां से आया था, ये सारा मामला आया था क्योंकि मेरा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है। अब आप सोचिए, आज जो आप लोन लोगे, आज जो आप पैसा बोरो करोगे, उसके ऊपर क्या फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट नहीं देने हैं? बिल्कुल देने हैं। एंड इंटरेस्ट पेमेंट क्या है सर? ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जहां से कहानी शुरू हुआ था फिर से घूम फिर के हम वहीं पहुंच गए। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बढ़ने के वजह से रेवेन्यू डेफिसिट आया था, उसको कवर अप करने के लिए मैं लोन ले रहा हूं। अब उसी लोन के ऊपर दोबारा मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और वो दोबारा से मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम कर रहा है। मतलब सॉल्यूशन हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं, उल्टा मैं और उसी डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसता गया। आगे ध्यान देके सुनिएगा। इट रिड्यूस्ड वेलफेयर स्पेंडिंग। अब जब गवर्नमेंट देखेगा कि उसका रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, रोज रोज का इनकम जो है, इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो अपने रोज के खर्चे को निभा पाए, तो गवर्नमेंट क्या करना चालू करेगा, जितने भी वेलफेयर खर्चे हैं, मतलब ये जो सोसाइटी के लिए स्पेंड कर रहा था गवर्नमेंट, अब उन सारे खर्चों को गवर्नमेंट कम करना शुरू करेगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, अब इनसे निकलने के लिए जब गवर्नमेंट बोरो करेगा, ज्यादा पैसा जब आपके मनी सप्लाई के अंदर आएंगे, तो ये महंगाई को बढ़ाने का काम कर सकता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर डाल सकता है इकोनॉमी के ऊपर। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को स्लो डाउन कर देगा। क्या कर देगा? इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को, बताइए मेरे साथ, इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को स्लो डाउन कर देगा। आगे इसी टॉपिक को मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो सर डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, देखिए इधर। अगर सर हम लोग यहां पर लिखें कि रेवेन्यू डेफिसिट, क्या लिखें, ध्यान देके देखिएगा कि सर अगर मैं यहां पर लिखता हूं रेवेन्यू डेफिसिट, तो सर कुल मिला के फॉर्मूला क्या निकल के आता है? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रोज रोज के खर्चे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर क्या है, मेरा ज्यादा है, किसके मुकाबले? रेवेन्यू रिसीप्ट्स के मुकाबले। किसके मुकाबले? रेवेन्यू रिसीप्ट्स के मुकाबले। तो वहां से क्या निकल के आएगा सर? रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आएगा। अब आप ध्यान देके सुनिए, सुनते रहिएगा, आगे चलते। अब सर देखिए एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कितना है? 5 लाख। एक एग्जांपल में बता रहा हूं कि गवर्नमेंट जो है वो अपने रोज रोज के खर्चे कितना कर रहा है? 5 लाख। अब सर रेवेन्यू रिसिप्ट, आगे सुनिए, रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में हम लोगों ने दो तरीके से पढ़ा हुआ था कि सर रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो टैक्स सोर्स से भी आ सकते हैं, नॉन टैक्स सोर्स से भी आ सकते हैं। मतलब टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। मान लेते हैं कि जो टैक्स के सोर्स से आया हुआ पैसा है वो 1 लाख रुपए है, और नॉन टैक्स, अगर हम नॉन टैक्स के बारे में बात करें तो नॉन टैक्स से मान लीजिए कि गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए मिला हुआ है। तो कुल मिला के रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है सर? कुल मिला के जो रेवेन्यू रिसिप्ट है दैट इज 3 लाख। वो कितना है? 3 लाख। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है सर? 5 लाख। तो अगर 5 लाख गवर्नमेंट का रोज रोज का खर्चा है और उसके सारे रेवेन्यू रिसिप्ट को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो कितना है? 3 लाख रुपए है। तो सर डेफिसिट क्या निकल के आएगा? 5 लाख माइनस 3 लाख। क्या कर लेंगे हम लोग? ध्यान देके दीजिएगा, देखिएगा 5 लाख से अगर मैं घटाता हूं आपका 3 लाख तो निकल के आया 2 लाख। क्या है सर ये? तो 2 लाख। ये 2 लाख हो गया आपका आरडी, जिसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब गवर्नमेंट का जो रोज रोज का इनकम है वो 2 लाख रुपए से शॉर्ट हो रहा है, कम पड़ रहा है अपने खर्चे को मिटाने के लिए। अब सर गवर्नमेंट क्या करेगा? अब गवर्नमेंट इस 2 लाख रुपए को बोरो करेगा। क्या करेगा बताइए? गवर्नमेंट अब 2 लाख रुपए को बोरो करेगा। आगे बात करते हैं। अगर सर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। बिल्कुल, फिस्कल डेफिसिट का मतलब हो गया बेटा अपने औकात से बाहर जाकर खर्चा करना। अगर गवर्नमेंट अपने औकात से बाहर जाकर खर्चा करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। ध्यान देके सुनिएगा, यहां पर हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एक्सीड होने के बारे में नहीं बता रहे हैं।
फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि आपका टोटल खर्चा, आपका एग्रीगेट स्पेंडिंग, मतलब कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान देके सुनिएगा, फिस्कल डेफिसिट का मतलब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बन गया? टोटल एक्सपेंडिचर। सही है। दूसरे साइड आ जाइए, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। थोड़ा रुक जाइए। अब सर ये जो कैपिटल रिसिप्ट के बारे में आपने बताया, कैपिटल रिसिप्ट्स को फिर से आपने दो पार्ट में बताया था कि नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स होता है, एक हो गया आपका डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया था आपका रिकवरी ऑफ लोन। जिन बच्चों को ये सारे टर्म्स नए लग रहे हैं भाई, मेरे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हो आप कि इससे पहले वाले क्लास में मैंने इन सारे चीजों के ऊपर बड़े ही बखूबी के साथ, आराम से, शांति के साथ मैंने आपको पढ़ाया है कि क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होता है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, क्या होता है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। काइंडली मेरे छोटे भाई प्लीज देख लीजिएगा वो वाला वीडियो। उससे अगर आप वो वीडियो देख के इस वीडियो में आओगे तो आई बिलीव कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप क्लियर होने लगेंगे। तो सर फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब हुआ कि व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, किस स्पेंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं टोटल स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात हो रहा है। तो जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों एक्सपेंडिचर कुल मिला के टोटल खर्चा ज्यादा हो जाए गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू से, तो वो जो घाटा निकलेगा उसको हम लोग फिर क्या कहेंगे? फिस्कल डेफिसिट। शांति, अभी मैं बताऊंगा, न्यूमेरिकल करके आपके सामने रखूंगा इस चीज को। द कंडीशन वेयर गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू दैट इज जनरेट एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग्स विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। सर किस बारे में बात हो रहा है? मतलब इस यहां पर हम वो जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा वही तो फिस्कल डेफिसिट है। अभी मैं आपको बताता हूं, ध्यान देके सुनिएगा। देखिए लाइफ सेट है, मैं बता रहा हूं गुरु, लाइफ एकदम से सेट है आपका। क्या है सर? कि अगर हम देखें, एक तरफ में बेटा आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं एक्सपेंडिचर, इसको बारीकी से समझते हैं, एक्सपेंडिचर, और एक तरफ में लिख रहा हूं आपका रिसिप्ट्स। सही है। अब सर जो एक्सपेंडिचर है उसको फिर से मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इधर लिख दे रहा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रिसिप्ट न्यूमेरिकल करके देखेंगे ना, रिसिप्ट्स क्या है सर? एक हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट। देखते जाइएगा, लाइफ सेट है भाई, आज लाइफ पूरा एकदम गेम बजाने वाला है, ध्यान देके देखिएगा। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लेते हैं कि जो रोज रोज का मेरा खर्चा है वो कितने का है? 5 लाख। ओके, अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिससे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो। आप समझ रहे हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच ईदर क्रिएट असेट और रिड्यूस योर लायबिलिटी। मैंने बता रखा है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये हम कभी कभार करते हैं, ओकेजनली करते हैं, ये इरेगुलर इन नेचर होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके एसेट को या तो बढ़ाने का काम करेगा या फिर आपके एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज को घटाने का काम करेगा। तो सर मान लेते हैं गवर्नमेंट ने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है? 9 लाख का किया है। कितना सर? 9 लाख। तो 9 लाख हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 5 लाख। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया सर? बताइए जल्दी से बताइए। 14 लाख। कितना हो गया सर? 14 लाख। तो गवर्नमेंट टोटल कुल मिला के कितना खर्चा कर रहा है? 14 लाख रुपए, 14 लाख रुपए गवर्नमेंट जो है खर्चा कर रहा है। आगे बात करते हैं। अब ये सर जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब फिर से टैक्स सोर्सेस और नॉन टैक्स सोर्सेस दोनों को मिला के, मतलब आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सही है, जीएसटी, वो जो आपका कस्टम ड्यूटीज, ये सब। और इधर अगर हम बात करें इंटरेस्ट, पेनाल्टीज, एस्टेट्स, फोरफीचर, स्पेशल असेसमेंट, ये जितने भी हैं आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, इन सबको मिला के अगर हम देखें तो रेवेन्यू रिसिप्ट कुल मिला के गवर्नमेंट ने कितना कमाया है? 4 लाख। कितना सर? 4 लाख का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। अब बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जितना स्लो, जितना धीरे इसको समझेंगे उतना ही ये आपके जहन में ज्यादा देर तक रहेगा। कैपिटल रिसिप्ट को मैं क्या कर रहा हूं बेटा? दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। पहला मैं क्या लिख रहा हूं? नॉन डेट। क्या लिख रहा हूं? नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान देके सुनिएगा, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट का सर मतलब क्या है? नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब हुआ कि इस तरीके के मेरे कैपिटल रिसिप्ट जो कि मेरे लायबिलिटी को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। हाँ, हालांकि ये आपके एसेट को जरूर कम कर देंगे। क्या? क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ही तो यही है कि या तो वो आपके एसेट को कम करेगा और या तो वो आपके लायबिलिटीज को बढ़ाएगा।
तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट अपने एसेट को लूज करते हुए पैसा कमा रहा है। तो एक हो गया मान लीजिए आपका डिस इन्वेस्टमेंट। क्या है सर? डिस इन्वेस्टमेंट। अब साथ ही साथ मैं इसका डेफिनेशन भी बताते रहता हूं कि सर डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया when government sells its equity or shares of the public sector undertaking to the general public or the private parties। जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को प्राइवेट पार्टीज को, जनरल पब्लिक को बेच देता है, अपने एसेट्स को कम कर देता है और पैसा कमाता है, उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो कि नॉन डेट कैपिटल रिसीव्स है। और इसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना है सर? इसका वैल्यू मान लेते हैं हो गया आपका 2 लाख रुपए। कितना है सर? 2 लाख रुपए। आगे बात करते हैं उसी नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट के अंदर दूसरा क्या है सर? आपका रिकवरी ऑफ लोन। क्या है? रिकवरी ऑफ लोन। कितने का है? अब गवर्नमेंट ने कितना लोन रिकवर किया है? ये जो है गवर्नमेंट पहले से लोन दे रखा था किसी दूसरे कंट्री को, अब वहां से पैसा वो रिटर्न मांग रहा है, रिकवर कर रहा है। कितना सर? रिकवरी ऑफ लोन ले लेते हैं 3 लाख। कितना ले लेते हैं? 3 लाख। तो हो गए 5 लाख। आप ध्यान देके देखिएगा, इसी में एक आता है आपका डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। क्या है सर? डेट क्रिएटिंग। तो जिसको हम लोग कहते हैं डेट कैपिटल रिसिप्ट। ये आपका क्या है? बोरोइंग्स है। ये क्या है आपका? बोरोइंग्स है। अब सर ध्यान देके देखिएगा, बोरोइंग्स कितने का है सर? 4 लाख का। बोरोइंग्स कितने का है? 4 लाख का। व्हाइट बोर्ड के ऊपर ध्यान देके देखिए, एक्सपेंडिचर टोटल कितना था? 14 लाख। ध्यान देखिए, एक्सपेंडिचर टोटल कितना था? 14 लाख। उसमें से मुझे क्या क्या माइनस करने हैं? मुझे माइनस करने हैं रेवेन्यू रिसीप्ट पूरा, और मुझे माइनस करने हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट, क्योंकि यही तो दो मेरे औकात के अंदर है। गवर्नमेंट के औकात के अंदर क्या क्या चीज आता है? गवर्नमेंट का खुद का पैसा क्या क्या है? गवर्नमेंट का खुद का पैसा है उसका रेवेन्यू रिसीप्ट पूरा, जो कि उसने टैक्स सोर्स और नॉन टैक्स सोर्स से कमाया हुआ है, और ये भी गवर्नमेंट का ही पैसा है। पहला कि सर वो किसी दूसरे आदमी को पैसा दे रखा था, आज अपना पैसा वो खुद मांग रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रिकवरी ऑफ लोन ये गवर्नमेंट का अपना पैसा है। डिसइन्वेस्टमेंट ये भी आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट अपने ही एसेट को तो बेच के पैसा कमा रहा है, तो ये भी उसके औकात में है, ये भी उसके औकात में है। अब ध्यान देके देखिएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 4 लाख और ये आ गया आपका 2 + 3 5 लाख, तो 5 + 4 कितना हो गया? 9 लाख रुपीस। कितना हो गया बताइए? 9 लाख रुपीस। तो 14 लाख से अगर मैं 9 लाख माइनस कर दूं तो कितना बच के आ रहा है सर? कितना? अच्छा 5 + 4 9 लाख। यस, एक मिनट, इसको मैं 5 लाख कर देता हूं, ठीक है? ओके, तो सर नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट कितना हो गया आपका? 3 + 2 5 लाख, और ये हो गया आपका 4 लाख। तो 5 + 4 हो गया आपका 9 लाख। तो अगर मैं 9 लाख रुपए माइनस कर देता हूं मेरे टोटल एक्सपेंडिचर से, तो कितना बच के आता है? तब बच के निकलता है आपका 5 लाख। मतलब ये जो है गवर्नमेंट के पास इतना शॉर्टेज है, गवर्नमेंट अपने औकात से, गवर्नमेंट का औकात कितना बचा? 9 लाख। गवर्नमेंट खर्चा कितना कर रहा है? 14 लाख। तो गवर्नमेंट कुल मिला के अपने औकात के बाहर कितना खर्चा किया है? 5 लाख का। तो वो 5 लाख अब कहां से आएंगे? गवर्नमेंट को वही 5 लाख रुपए क्या करने पड़े? बोरो करने पड़े, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेट कैपिटल रिसीट, मतलब डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ये भी कैपिटल रिसीट ही है, लेकिन ये कब लिया गया? ये इस डेफिसिट को भरने के लिए लिया गया। तो सर फिस्कल डेफिसिट कुछ और नहीं बंधु, बल्कि बोरोइंग है। अगर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी न्यूमेरिकल में बोरोइंग्स का वैल्यू दे रखा है, तो आप समझ जाइए कि आपको फिस्कल डेफिसिट का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, क्योंकि सर फिस्कल डेफिसिट ही बोरोइंग है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं। फिस्कल डेफिसिट बताता है कि मैं अपने औकात के बाहर जाके कितना खर्चा करूंगा। अब भाई जब आप औकात से बाहर जाके खर्चा करते हो, अपने एबिलिटी से बाहर जाके खर्चा करते हो, तो वो खर्चा करने के लिए पैसा आप कहां से लाते हो? आप बोरो करते हो। तो हो गया ना एक ही बात कि सर जो बोरोइंग से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो सर इसी चीज को हम फॉर्मूला के तरह पे, फॉर्मूला के जैसा कैसे लिख सकते हैं? ध्यान देके देखते जाइएगा, ध्यान देके बेटा देखते जाइएगा। सर क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट हो गया मेरा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स। फिर से समझाऊं, एक फॉर्मूला गया, टोटल एक्सपेंडिचर। बहुत सारे तरीके हैं फिस्कल डेफिसिट को निकालने के लिए। पहला हम लोगों ने पढ़ा कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? रेवेन्यू और कैपिटल मिला के हो गया आपका 14 लाख रुपए, मतलब 14 लाख रुपए टोटल एक्सपेंडिचर। तो मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं
टोटल एक्सपेंडिचर कितना है सर आपका 14 लाख रुपए, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट कितना था आपका 4 लाख। अब नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेट के अंदर यही दो जाएंगे, डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ लोन। सर वो कितने का है, वो हो गया आपका 5 लाख का। वो कितना है आपका 5 लाख। तो कुल मिला के 14 लाख माइनस 9 लाख अगर मैं कर दूं तो निकल के आ रहा है कितना आपका 5 लाख। कितना 5 लाख। तो सर 5 लाख क्या है फिस्कल डेफिसिट, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं बोरो कर रहे हैं, या फिर जिसको हम लोग और क्या कह सकते हैं बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। यही वो पैसा है जो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा बोरो करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। आगे इसी चीज को और कैसे समझ सकते हैं हम लोग, ध्यान देके देखिएगा। इसी चीज को पढ़ने का एक और भी तरीका हो सकता है। देखिए सर फिस्कल डेफिसिट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस ब्रैकेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीव्स अदर देन बोरोइंग, अदर देन बोरोइंग्स। या फिर इसको और कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या फिर अदर देन बोरोइंग्स, या फिर नेट ऑफ बोरोइंग्स। फिर से बता रहा हूं, कैपिटल रिसीव्ड नेट ऑफ बोरोइंग्स, कैपिटल रिसीव्स अदर देन बोरोइंग्स, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं कि नॉन डेट कैपिटल रिसीव्ड। इस तरीके से हम इस चीज को लिख सकते हैं। अब अगर वही क्वेश्चन इसमें मैं डालूं तो रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलेगा सर, रेवेन्यू डेफिसिट को निकालने के लिए हम करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका कितना था, अगर हम देखें तो सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका था 5 लाख एंड रेवेन्यू रिसीव था 4 लाख। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया आपका 5 लाख माइनस रेवेन्यू रिसीव हो गया आपका 4 लाख। तो कुल मिला के वैल्यू कितना निकल के आएगा रेवेन्यू डेफिसिट का 1 लाख। तो रेवेन्यू डेफिसिट आ गया आपका 1 लाख का। ये क्या है सर आपका आरडी। उसमें आपको क्या प्लस कर देना है कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका वैल्यू कितना था 9 लाख माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीव या फिर कैपिटल रिसीव अदर देन बोरोइंग। बोरोइंग को छोड़ के मतलब डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी को आपको माइनस करना है। डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ये दोनों आइटम को अगर हम लोग माइनस प्लस कर दें तो वैल्यू कितना हो रहा था 5 लाख। तो सर वही हो गया वही बात कि 1 लाख यहां आ गए प्लस 9 लाख से 5 लाख जाने से 4 लाख यहां आ गए। तो कुल मिला के आपका जो फिस्कल डेफिसिट है अगेन उसका वैल्यू कितना निकल के आता है 5 लाख निकल के आता है। तो ये है आपका फिस्कल डेफिसिट। चलते हैं दोबारा हमारे उस स्लाइड में। देखिए तो फिस्कल डेफिसिट का इन्फ्लेशन क्या है अब आप समझिए। फिस्कल डेफिसिट जैसे मैंने बताया इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर इट्स टोटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फिर से इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। क्यों? क्योंकि बोरोइंग जो है बेटा वही तो है आपका फिस्कल डेफिसिट। कॉजेस इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं सर, इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग। अगर कोई गवर्नमेंट ज्यादा लोगों के लिए खर्चा करता रहे अपने औकात से बढ़कर अगर वो खर्चा करता रहे तो वो एक कारण बन सकता है। इट इज वन ऑफ द कॉज, इट इज वन ऑफ द रीजन ड्यू टू व्हिच द गवर्नमेंट में फेस फिस्कल डेफिसिट। आगे रिड्यूस टैक्स रेवेन्यू। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम कर दे तो लोगों से टैक्स वो कम रिसीव करेगा। मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू रिसीव्स है वो कम आने लगे हैं, गवर्नमेंट का इनकम कम हो गया जिसके वजह से ये डेफिसिट निकल के आ रहा है। एंड इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम्स। इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम क्या है सर, इकोनॉमी को और थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कई बार गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज देने लगता है। क्या देने लगता है? सब्सिडीज देने लगता है लोगों को। तो वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम करता है, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम करता है, और जो कि दोबारा से एक कारण बन जाता है आपके फिस्कल डेफिसिट के लिए। इससे क्या क्या सिचुएशंस अराइज हो सकते हैं। बेहतरीन टॉपिक, ध्यान देके देखिएगा कि अगर फिस्कल डेफिसिट किसी देश का ज्यादा है तो अगर कोई कंट्री अपने औकात से हमेशा बढ़कर लोगों के लिए खर्चा करता रहे तो वो सिचुएशन किन दूसरे सिचुएशन को जन्म दे सकते हैं। इंप्लीकेशन, इंक्रीज नेशनल डेट। धीरे धीरे देश के ऊपर जो है वो उधारी वो बढ़ता रहेगा। जो बोरोइंग से
वो कंट्री का बढ़ता रहेगा। जो कंट्री है वो अब दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, और जो फॉरेन कंट्रीज जिन्होंने इसको पैसा दिया हुआ है वो लोग धीरे धीरे हमारे इकोनॉमी में इंटरफेयर करने लगेंगे। तो सर इंक्रीज्ड नेशनल डेट, एक्यूमुलेशन ऑफ पास्ट डेफिसिट नेसेसिटिंग फ्यूचर रीपेमेंट। अब क्योंकि हर साल अगर हम पैसा बोरो करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब हमको एक बड़ा अमाउंट रीपे करना रहेगा। आगे हायर इंटरेस्ट रेट, जितना ज्यादा आप बोरो करोगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना है। और इंटरेस्ट पेमेंट, फिर से बता रहा हूं, इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम करता है। तो सर जिस घाटे से निकलने के लिए, जिस घाटे का सॉल्यूशन के लिए मैंने लोन लिया, अब उसी लोन के चक्कर में अब मेरा जो इंटरेस्ट बढ़ने लगा है, ये तो घूम फिर के बाद वही हो गया कि सर वही इंटरेस्ट आगे चल के मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा और दोबारा से नया घाटा मतलब नया डेफिसिट जो है वो क्रिएट करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग विशियस डेब्ट ट्रैप कहते हैं। आगे बात करते हैं इन्फ्लेशन प्रेशर, ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लेशन डाल सक मतलब इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाएगा, महंगाई को बढ़ाएगा, क्योंकि हम बोरो कर रहे हैं मतलब ज्यादा पैसा हमारे मनी सप्लाई के अंदर आ रहा है। क्रेडिट रेटिंग इंपैक्ट, अब ध्यान देके सुनिएगा, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग। आप जैसे लोन लेने जाते हो ना, जैसे कोई अगर इंडिविजुअल कार लोन के लिए अप्लाई करे, होम लोन के लिए अप्लाई करे, कोई भी पर्सनल लोन के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आप लोग अपना क्या चेक करते हो, सिविल चेक करते हो। बताइए क्या चेक करते हैं, सिविल चेक करते हैं, सही है। तो सर सिविल क्या है, ये आपके क्रेडिट वर्दीनेस को बताता है। मतलब सर क्रेडिट वर्दीनेस मतलब आपका एबिलिटी कितना है कि आप इस लोन को कितना जल्दी या फिर कितने टाइम पे रीपे कर पाओगे। तो सर क्रेडिबिलिटी को शो करता है। क्रेडिबिलिटी का मतलब हो गया कि ये आपके एबिलिटी टू रीपे दो डेब्ट। आप अपने जो लोन ले रहे हो, क्या आप उस लोन को आगे चल के उसका भरपाई कर पाओगे, उसको आप लौटा पाओगे, इस चीज को शो करता है आपका क्रेडिट रेटिंग। इंडिविजुअल के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो उसको हम लोग सिविल कहते हैं। वैसे ही बेटा जो कंट्री है, एक देश जब दूसरे देश से लोन लेने जाए, इंडिया अगर आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने जाए तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, दूसरे कंट्रीज, ये सारे इंडिया का क्या चेक करेंगे, क्रेडिट वर्दीनेस, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट रेटिंग। अब सर ये क्रेडिट रेटिंग क्या है बेटा, ये नॉर्मली एक अल्फा न्यूमेरिक, जिसको हम लोग कहते हैं कि ग्रेडेशन, दिस इज द अल्फा न्यूमेरिक ग्रेडेशन, सही है। तो A1, B1, P1, P2 ऐसे करके अलग अलग क्रेडिट रेटिंग होते हैं, जो कि ये दिखाता है कि आपका एबिलिटी कितना अच्छा है कि आप अपने लोन को कितनी जल्दी जो है रीपे कर सकते हो। तो सर ये हमारे क्रेडिट रेटिंग को कम करने का काम करता है। रिड्यूस गवर्नमेंट क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब हो गया आपका जो एबिलिटी, आपका जो फेस वैल्यू, उसको वो घटाने का काम कर देगा। एंड फ्यूचर टैक्स बर्डन, देखिए सिंपल, अगर बार बार ये चीज होता रहे कि सर मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो रहा है और मेरा रिसिप्ट कम हो रहा है और हर बार मुझे लोन लेने पड़ रहे हैं अपने खर्चे को मिटाने के लिए, तो सर ये कब तक चलेगा। अल्टीमेटली मुझे कुछ सोचना पड़ेगा अपने इनकम को बढ़ाने के बारे में। और जब भी गवर्नमेंट को ये लगता है कि उसको अपना इनकम बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ अपने टैक्स रेट को बढ़ा देने हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा देने हैं, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देने हैं, जीएसटी को बढ़ा देने हैं, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा देने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम ही लोग वो टैक्स पे करेंगे और गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा। तो अगर ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हुआ तो आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ाने वाला है। आगे बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट ये इसी चैप्टर में से एक लास्ट टॉपिक निकल के आता है कि सर क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट। अब तक हम लोगों का क्या खत्म हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट फिनिश, फिस्कल डेफिसिट फिनिश। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी डेफिसिट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर फिस्कल डेफिसिट में कंक्लूजन आपने क्या बताया, मैंने बेटा आपको कंक्लूजन ये बताया कि फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ इज द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग्स और फिस्कल डेफिसिट के अंदर कोई फर्क नहीं है, जो फिस्कल डेफिसिट है वही आपका बोरोइंग्स है। मतलब कुल मिला के बाद इतना है कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स एबिलिटी एंड गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स औकात। तो जब आप अपने औकात से बढ़कर खर्चा करोगे तो आप जन्म दोगे नए फिस्कल डेफिसिट को। आगे बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या है बेटा। प्राइमरी डेफिसिट जो है इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। क्या बताया मैंने, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। मजेदार चीज है इंटरेस्ट पेमेंट, ध्यान देके सुनिएगा
क्या है सर? क्या आप ये चीज को मानते हो कि सर जो इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करना हमारे लिए एक खर्चा है? पहले तो इतना समझ लो कि सर अगर आप लोन लेते हो, आप ध्यान देके देखिए, 2010 में आपने लोन लिया, क्या लिया आपने? लोन लिया, कितने का? 5 लाख का, सही है, कोई बात नहीं। अब जब 2011 आएगा तो 2011 में आपको अपने पास्ट बोरोइंग्स के ऊपर, पास्ट लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे करना रहेगा। बात को समझिए, खाली तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोन लेते रहेंगे। भाई अगर आप लोन दोगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी बराबर से देना है। तो जितना ज्यादा मेरा प्राइमरी डेफिसिट रहेगा, मतलब जितना ज्यादा मेरा लोन रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट जितना ज्यादा रहेगा, उस हिसाब से मुझे इंटरेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा देने पड़ेंगे। अब सर ये प्राइमरी डेफिसिट क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि अब चल रहा है 2026, सही है। तो 2026 में इंडियन गवर्नमेंट मान लेते हैं बोरो करता है कितना? 10 लाख। कितना सर बोरो करता है? 10 लाख। अब गवर्नमेंट को हम पूछते हैं, बेटा ये जो 10 लाख रुपीस तुमने बोरो किए, इसका क्या किए? क्या किए ये 10 लाख रुपए जिसको तुमने लोन लिया? तो गवर्नमेंट अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ध्यान देके सुनना। अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? जी हाँ, हमने 10 लाख रुपए उठाए। हम बोले सही है, क्या किए उस पैसे का? बोलता है कि अपने कंट्रीज में बहुत सारे खर्चे थे, अब लोगों के वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा तो चाहिए होता है। तो बेटा हमने करीब करीब 10 लाख से 8 लाख रुपए जो है लोगों के लिए खर्चा कर दिए। हम बोले बहुत अच्छा किया। 10 लाख लिए, 10 लाख लोन लिए, 10 लाख में से 8 लाख रुपए आपने क्या किया? कंट्रीज के लिए, मतलब अपने देश के लोगों के लिए आपने खर्चा किया। चाहे वो सब्सिडीज के फॉर्म में आपने खर्चा किया हो, चाहे आप कोई एसेट बिल्डअप करने के लिए खर्चा किया हो, आपने लोगों के लिए खर्चा कर डाला 8 लाख। बाकी के जो 2 लाख बचे उसका क्या किए? तो गवर्नमेंट बताता है कि जो पिछले सालों में मैंने लोन ले रखा था, उन लोन्स के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करने रहते हैं। हम बोले सही है। बोला इस साल मेरे पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि मैं अपने पुराने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर सकता। तो मैं क्या किया कि उसी 10 लाख में से 2 लाख रुपए जो है वो मैंने बस इंटरेस्ट पे किया है। क्या पे किया है? इंटरेस्ट पेमेंट है ये। किसके ऊपर? पास्ट लोन के ऊपर, पास्ट बोरोइंग्स के ऊपर। ध्यान देके सुनते जाइएगा, हर एक चीज बारीकी से राम भाई आपके लिए पढ़ाएगा। ध्यान देके सुनिए। 2026 में 10 लाख रुपए गवर्नमेंट लेता है, तो सर 10 लाख रुपए क्या हो गया? बोरोइंग्स, मतलब फिस्कल डेफिसिट। सही है, फिस्कल डेफिसिट कह लो, बोरोइंग्स कह लो, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपकी मर्जी। तो सर गवर्नमेंट 2026 में 10 लाख रुपए लोन लेता है, जिसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जिसको हम लोग बोरोइंग्स कहते हैं। उनमें से 8 लाख रुपए गवर्नमेंट देशवासियों के लिए खर्चा किया, और बाकी जो 2 लाख रुपए है वो उसने इंटरेस्ट पे किया हुआ है अपने पास्ट बोरोइंग के ऊपर, मतलब पिछले सालों में उसने जो लोन लिया है उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट दे दिया। मतलब प्राइमरीली कुल मिला के इस साल फ्रेश लोन आपने कितना उठाया है? 8 लाख। कैसे निकला सर? देखिए 10 लाख, इसमें से अगर आप माइनस कर देते हो इंटरेस्ट पेमेंट 2 लाख, तो निकल के क्या निकल के आता है? 8 लाख। मतलब ये वो पैसा है जो आप इस साल अपने देशवासियों के ऊपर खर्चा कर रहे हो प्राइमरीली। तो प्राइमरी डेफिसिट इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। मजेदार चीज पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान देके सुनिएगा। अगर सर मान लीजिए ये हो रहा है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5 लाख है इस साल का, मतलब मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं रखता हूं, गवर्नमेंट जो है उसने इस साल कितना टोटल बोरो किया हुआ है? 5 लाख। तो सर बोरोइंग्स जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट कहते हैं ना, सही है। तो सर फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट 5 लाख का किया है, इसको आप बोरोइंग्स भी कह सकते हो। ओके, अब गवर्नमेंट इस साल इंटरेस्ट पेमेंट कितना किया है? 5 लाख। अरे अब माथा घूम जाए, ध्यान देके सुनना बंधु। 5 लाख गवर्नमेंट बोरो कर रहा है। अब गवर्नमेंट को हमने पूछा कि ये 5 लाख रुपए आपने क्या किया, तो बोलता है 5 लाख रुपए किसी से उठाए और पूरा का पूरा 5 लाख आज इंटरेस्ट पे कर दिए। हम बोले किसके लिए पे इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया? तो बोलता है कि जो प्रीवियस लोन थे उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट पेमेंट बच रहा था 5 लाख का, और वही 5 लाख रुपए का ही मेरे पास शॉर्टेज भी था, क्योंकि बाकी तो मैंने सारे खर्चे अपने इनकम से इस साल भर लिए। बस ये जो इंटरेस्ट वाला 5 लाख था
उसको देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं बचा, तो मैंने एक नया लोन उठाया 5 लाख का, और पुराने लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट बचा था 5 लाख उसको मैंने पे कर डाला। मतलब फिस्कल डेफिसिट जो है वो आपके इंटरेस्ट पेमेंट के साथ इक्वल हो रहा है। तो इस केस में प्राइमरी डेफिसिट का वैल्यू क्या निकल के आएगा सर? हियर प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज 5 लाख माइनस 5 लाख। तो कुल मिला के इस साल का प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 0 है। ये क्या समझाता है हमको? ये क्या सिग्निफाई करता है? ये इस चीज को दर्शाता है, बताता है कि गवर्नमेंट जितना इस साल बोरो किया है उस पैसे से उसने कंट्री के लिए कुछ भी नहीं खर्चा किया है, बल्कि वो सारा का सारा पैसा जो भी गवर्नमेंट बोरो किया है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए ही था। द टोटल मनी दैट इज बोरोड बाय द गवर्नमेंट, इट वाज प्योरली फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स दैट वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट इन प्रीवियस ईयर्स। तो पहले के सालों में गवर्नमेंट जितना भी लोन ले रखा था उसके ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए भी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, तो उसलिए गवर्नमेंट जो है लोन लिया है 5 लाख का। तो यहां पर प्राइमरी डेफिसिट का आंसर क्या निकल के आएगा? वैल्यू 0 निकल के आएगा। एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन कि प्राइमरी डेफिसिट 0 है, मतलब क्या है? इट मींस गवर्नमेंट हैज बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट to or from IMF or from World Bank, from any source, for making payment of the interest on previous loan. It means fiscal deficit is equal to interest payment and my primary deficit is equals to 0. तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है बेटा यहां पर खत्म होता है। हमने प्राइमरी डेफिसिट के बारे में पढ़ा, हमने फिस्कल डेफिसिट के बारे में पढ़ा, हमने रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पढ़ा। अगर आपको डाउट है तो आप काइंडली कमेंट करिए ना, ये वीडियो मैं किसके लिए बना रहा हूं? आप ही लोगों के लिए तो बनाता हूं। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, सही है। और बेटा एक चीज ध्यान रखिए, अगले ही महीने के 19 तारीख को नया बैच शुरू हो रहा है 12 के बच्चों के लिए। सर पोखरीपुर और चंद्रशेखरपुर दोनों ही सेंटर में ऑफलाइन और ऑनलाइन पूरा बंदोबस्त है इस साल। चाहे आप कितने ही दूरी में आपका घर हो, लेकिन इस बार आपको मेरे से जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। सीधे आपके घर के लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर मैं मौजूद हो जाऊंगा हफ्ते में 3 दिन। तो ध्यान देके सुनिएगा कि अगले महीने मार्च 19 से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही शुरू हो रहे हैं 11th एंड 12th के लिए। तो बेटा जल्दी से जल्दी हमसे जुड़िए, इकोनॉमिक्स को पढ़िए, इसको समझिए, इसको रट्टा मत मारिए, इसको अच्छे से। ये आम जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, बेहतरीन तरीके से भाई आपको पढ़ाएगा। और अगर ये वाला वीडियो आपको समझ में आया हो कि क्या है फिस्कल डेफिसिट, क्या है प्राइमरी डेफिसिट और क्या है रेवेन्यू डेफिसिट, तो प्लीज हमको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बढ़िया बढ़िया कमेंट दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट है तो पूछिएगा। चलिए दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।